बच्चों, तो कैसे हो। कल हमने 8वां पाठ पढ़ा था। सॉरी, वो 9वां पाठ नहीं था तुलसीदास वाला, 8वां था। 8 पाठ हम कक्षा 12 अरवा भाग 2 के 8 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम 9वां पाठ पढ़ेंगे, रुबाइयाँ। रुबाइयाँ यानी गज़ल। ये फिराक गोरखपुरी की गज़लें हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चित्रण यहाँ पे किया गया है। और इस रुबाइया में माँ और उसके बच्चे का वात्सल्य चित्रण है। तो बहुत प्यारा चित्रण कवि ने यहाँ पे किया है। माँ और बच्चे के वात्सल्य प्रेम का वर्णन यहाँ पे किया है। तो फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय हम देखते हैं। मूल नाम क्या था इनका? रघुपति सहाय फिराक। जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर यानी यूपी में होता है। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित है, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में भी अध्यापक भी रहे। सम्मान क्या क्या मिले हैं इनको? गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। गुल्ले नगमा इनकी रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनको। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें मिला है। और महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनकी गुल्ले नगमा, बज्जे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। निधन होता है इनका 1983 में। अब तुमसे रुख मत होता हूँ, आओ संभालें साजें गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। ये इनकी शायरियाँ हैं। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीय से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम है फिराक गोरखपुरी का भी। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नई विषय से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तलख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा मेल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारों के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा है, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबैया में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज है, प्रसंग भी है। सूरदास के वात्सल्य का वर्ण की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी में चंद्र खिलौनों लेना, यानी मुझे चांद चाहिए। सूरदास जी ने ये वर्णन किया है कि मैयारी मुझे चंद्र खिलौना ले हो। जैसे भीम आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावना खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदियों के किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, पर जो चंद्रमा रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। ये गरीबी का एक बहुत ही सुंदर शायरी कवि ने यहाँ लिखी है। लोका देना, घुटनियों से लेकर कपड़े पिनाना, गैसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नरम दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है हिंदी उर्दू लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे
गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पलवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया है। चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आंख का क्या भला क्या मुकाबला। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े में नरम दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध जीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से है। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साहत ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे। तो रुबाइयाँ उर्दू फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। इसकी 4 पंक्तियाँ होती है, ऊपर 4 पंक्तियाँ दी गई है। तो पहली, इसकी कौन कौन सी पंक्ति में तुक मिलता है? पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति है वो स्वतंत्र रहती है। तीसरी पंक्ति क्या है? स्वतंत्र रहती है। फिराक की रुबैया में हिंदी का घरेलू रूप दिखाई देता है। प्रस्तुत रुबैयों में माँ और उसके बच्चे का वात्सल्य पूर्ण चित्रण है। माँ अपने चांद से सुंदर बच्चे को अपने हाथों में लेकर झुला रही है। अपने हाथों में लेकर, ये देख बच्चे को माँ ने ले रखा है, आईना ले रखा है हाथ में, ये बच्चे की तस्वीर इसमें दिख रही है। तो बच्चे को गोद में लेकर माँ झुला रही है, बार बार हवा में उछाल रही है। बालक किलकारी भर रहा है। माँ ने बच्चे को नहलाया है, उसके बालों में कंघी की है, उसे अपने घुटनों में दबाकर कपड़े पहनाए हैं। बालक स्नेह के साथ अपनी माँ को देख रहा है और दिवाली आने पर घरों को लीप पोत कर सजाया गया है। चीनी के खिलौने तथा खिलने खरीदी गई है। गृह स्वामिनी माँ मुखड़े पर मुस्कुराहट लिए बच्चे के लिए घर में दीपक जला रही है। बच्चा आंगन में ठुनक कर चांद को लेने की जिद कर रहा है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाकर माँ उसे दर्पण में क्या दिखा रही है? चांद दिखाकर बता रही है, बहला रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार है। आकाश में जल पूर्ण घटा छाई है। बहन के पैरों में चांदी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। वह अपने भाई की कलाई पर चमकती राखी बांध रही है। यानी ये यहाँ इसमें दिए गए हैं। तो हम पढ़ेंगे रुबैया। रुबैया पढ़ेंगे कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ में झुलाती है। उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी माँ अपने सुंदर शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा यहाँ बच्चे के लिए आया है। तो माँ अपने सुंदर शिशु को आंगन में गोद में लिए खड़ी है। वह उसे गोद में लेती है और हाथों से उठाकर झुलाती है। वह बार बार उसको हवा में उछालती है, हाथों में झुलाती है। उसे गोद भरी रह रह के हवा में लोका देती है। लोका यानी झूले देती है, हवा में उछालती है। इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसता है और उसकी हंसी की आवाज़ घर में चारों ओर फैल जाती, गूंज उठती है खिलखिलियाँ बच्चों की हंसी की। यानी माँ द्वारा बच्चे को झुलाने, हवा में उछालने का सहज स्वाभाविक वर्णन यहाँ किया गया है। बच्चे के मुंह से निकलती किलकारियाँ निकलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। घुटनों में लेके क्या कराती है? कपड़े पहना रही है। माँ अपने शिशु को स्वच्छ पानी से छलछलाकर स्नान करा रही है। उसके बाद उसके उलझे हुए
उसके बाद उसके उलझे हुए बालों को सुलझाया है गेसुओं में कंघी करके, उलझे हुए, गेसुओं में नहीं, उलझे हुए बालों को सुलझाया है। बाद में वह अपने दोनों घुटनों के बीच पकड़कर उसे कपड़े पहनाती है? किस प्यार से देखता है बच्चा मुए को जब घुटनियों में लेकर पहनाती है कपड़े, दोनों घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। बालक भी माँ को प्यार से निहार रहा है। माँ और शिशु के अपनी माँ के मुँह की ओर वो प्यार से देख रहा है। बच्चा भी इस बीच में अपनी माँ की मुँह को प्यार से देख रहा है। माँ बेटे को नहला रही है। बालक छलकते हुए जल के कारण बहुत प्रसन्न, उमंगित और तरंगित है। नहाने के बाद माँ बालों में कंघी करती है, अपने घुटनों में बिठाकर कपड़े पहनाती है। बालक भी माँ को प्यार से निहार रहा है। माँ और शिशु के अत्यंत नैसर्गिक और सहज मनोरम रूपों का यहाँ सजीव वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस की सृष्टि हुई है यहाँ पे, है बिंब प्रदान है, वात्सल्य रस यहाँ पे है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चिन्नी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। है दीपावली का त्यौहार है, शाम का समय है, घर को रंग रोगन करके सजाया गया है। घर में खांड के खिलौने तथा धान की खिल्लें लाई गई है? चीनी के खिलौने यानी चीनी के खिलौने तथा धान की खिल्लें लाई गई है। रूपवती गृह स्वामिनी का चेहरा खुशी के कोमल प्रकाश में चमक रहा है। वह घर में तथा बच्चे के घरौंदे में दीपक जला रही, बच्चे के घरौंदे में दीपक जला रही है। बच्चे जो वहाँ खेलते हैं, बच्चे अपने छोटे छोटे घर बनाते हैं, वहाँ भी माँ क्या है दीपक जला रही है? दीपावली की जगमग सज्जा, नंग नया रंग, रोगन खिलौने, दीपक जलाना आदि दृश्य दीपावली के उत्सव की आंखों के सामने सजा कर रख देते हैं। माँ की ममता, कोमलता और दमक बहुत ही सुंदर स्वाभाविक बन पड़ी है? आंगन में ठुमक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, चांद पे ललचा रहा है। दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। यानी बच्चे को आंगन में खेल रहा है और उसको चांद दिखाई देता है तो बच्चा चांद के लिए जिद करता है कि मुझे चांद खिलौना ही चाहिए। बच्चा चंद्रमा को लेना चाहता है, उसको पाने के लिए जिद कर रहा है। वह आंगन में खड़ा मचल रहा है। माँ बच्चे को बहलाने के लिए शीशे में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा रही है। प्रतिबिंब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार वह बच्चे के हाथों में चंद्रमा को पकड़कर उसे खुश कर रही है कि देखो चांद दर्पण में उतर आया है। बालक स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं। माँ आकाश में खिलौने खिलते हुए चांद का प्रतिबिंब दर्पण में उतारती है। बालक की जिद और तुनक का अत्यंत स्वाभाविक यहाँ वर्णन किया हुआ है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यानी रक्षाबंधन के त्यौहार का सवेरा है। आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं। सुंदर मूर्ति के समान रस भरी मधुर बातें करने वाली छोटी बहन अत्यंत आकर्षक लग रही है। उसने पैरों में चांदी के लच्छे पहने हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। पैरों में चांदी के लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली के समान चमक रहे हैं। वो अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांध रही है। यानी कवि ने आकाश में बादल छाने तथा बिजली चमकने का वर्णन करके सजीवता प्रदान की है। रक्षाबंधन वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। कवि ने वर्षा की पृष्ठभूमि पैदा कर रक्षाबंधन के वर्णन को सजीव बना दिया है। रस की पुतली प्रसन्न बालिका के लिए पांव के लच्छे का बिजली की तरह चमकना प्रभावी प्रयाग है। यहाँ तो भाषा यहाँ बहुत ही रसमयी है। पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा अलंकारों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है? अब हम पढ़ेंगे गजल। क्या पढ़ेंगे? गजल। यानी पहले रुबाइयाँ पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे? गजल पढ़ेंगे। तो गजल भी उर्दू शायरी की एक पद्य विधा है। इसमें प्रत्येक शेर स्वतंत्र होता है। फिराक की इस गजल में हिंदी और उर्दू शायरी का अद्भुत समन्वय है। इसमें दर्द है, शायरी की ठसक है और शिल्प की ऊंचाई भी है। नई सरस कली की पंखुड़ियाँ खिल गई है, उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। रात के सन्नाटे में तारे
आंखें झपका रहे हैं। सन्नाटा का भी बोलबाला प्रतीत हो रहा है। कवि को बदकिस्मती से प्रियतमा का वियोग मिला है, इससे वह दुखी है। कवि का बदनाम करने वाले यह नहीं जानते कि वे उसकी बदनामी करके खुद भी बदनाम हो रहे हैं। कवि अपने प्रेम की कीमत होशो हवास में अदा कर रहा है। वह अपने प्रेम में दीवानगी की हद तक जा सकता है। कवि के मन में प्रियतमा का विरह का दुख है, परंतु दुनिया का ख्याल करके वह अपनी पीड़ा चुपके चुपके व्यक्त कर रहा है। यहाँ ये गजल में दिया गया है। यानी यहाँ जो हम गजल पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक शायर है, वो दर्द और शायर की ठसक शिल्प की ऊंचाइयां इसमें दिखाई दे रही है इन गजलों में। कि नोरस गूंजे पंखड़ियों की नाजुक, नोरस गूंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। यानी कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि बाग में नव रस रूपी कलियां अपने पंखड़ियों को खोल कर कोमल गांठों को खोल रही है? नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोल रही है। यानी बाग में नव रस रूपी कलियां अपने पंखड़ियों को खोल कोमल गांठों को खोल रही है, अर्थात बाग में फूल खिल रहे हैं। कहने का मतलब बाग में फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि रंग और सुगंध उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, या उड़ जाने को रंगों सुगंध गुलशन में पर तोले हैं। यानी सुगंध उड़ाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। आशय है कि रंग बिरंगे फूल खिलने से बाग तरह तरह की रंग तथा खुशबू से भर उठा है। यानी प्रेम की कोमल भावना के लिए रंग और सुगंध का यहाँ मेल मनोहर बन पड़ा है। कवि की कल्पना है कि रंग और सुगंध नामक दो पक्षी है जो कलियों से आजाद होकर पंख फड़फड़ाते हुए उड़े चले हैं। कि रंग और सुगंध दो पक्षियों की माध्यम से कवि यहाँ कल्पना कर रहा है। और उर्दू भाषा शब्दों का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण संदेह अलंकार यहाँ पे आ रहा है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो है यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोलने हैं। तो शायर कहता है कि रात का वक्त है, आकाश में तारे आंखें झपका रहे हैं, उनको नींद आ रही है। पृथ्वी का कण कण सो रहा है, जर्रा जर्रा सोए, यानी पृथ्वी का कण कण सो रहा है। हे मित्रों, रात में साया सन्नाटा मुझसे कह रहा है, तुम भी इससे सुनने की कोशिश करो, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? यानी कवि के एकांत मौन का यहाँ चित्रण किया गया है। कवि अकेला है। सन्नाटे का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। कवि से कुछ बोलता प्रतीत हो रहा है, और भाषा यहाँ उर्दू है? हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे हैं। यानी शायर कहता है कि वह तथा उसका भाग्य, यानी गजल ये इस अंश में कवि अपने दुर्भाग्य और से आंसू बहा रहा है। शायर कहता है कि वह तथा उसका भाग्य एक जैसे हैं? हम हो या किस्मत, वह हो चाहे उसका भाग्य अच्छा नहीं है। वह अपने दुर्भाग्य पर रोता है और उसका भाग्य उससे सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसकी दुर्दशा पर रोता है। किस्मत हमको रोले, हम किस्मत को रोले। वह अपने भाग्य पे रोता है और भाग्य उस पर रोता है। यानी प्रेम की निराशा से भरपूर इस शेर में वियोग श्रृंगार की झलक है। कवि अपनी प्रेमिका से बिछुड़ जाता है। इस वियोग श्रृंगार का यहाँ प्रयोग हुआ है। किस्मत को साथी बनाकर कवि ने मानवीकरण का अच्छा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यानी कवि कहता है कि जो लोग मेरी निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, वे यदि गंभीरता से सोचते तो समझ जाते कि मेरी बुराई करके वे अपनी ही बुराई को व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात ऐसा करने से यह पता चलता है कि वे स्वयं ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना से भरे हुए हैं। यानी ईर्ष्यालु लोग दूसरों का अपमान करके
करने के चक्कर में स्वयं अपमानित होती हैं। इस भाव को कुशलतापूर्वक व्यक्त किया गया है। भाव भाषा अत्यंत सरल व प्रभावपूर्ण है। उर्दू शब्दों का मुक्त हस्त प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। दीवाना भी होले हैं, यानी कवि कहता है कि जो गहरा और सच्चा प्रेम करता है उसे लोग दीवाना कहकर पुकारते हैं। ये कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती ए होश हवास है कि कवि प्रेम में दीवाना है। तो कवि कहता है कि गहरा और सच्चा प्रेम करता है उसे लोग दीवाना कहकर पुकारते हैं। कवि अपने प्रेम की यह कीमत पूरी समझदारी के साथ और सोच समझकर चुकाने को तैयार है। ए होशो हवा, सोच समझकर चुकाने को तैयार है। कवि प्रेम में दीवाना है। इस मनोदशा में उसने स्वयं को पूरी तरह प्रेम पर न्यौछावर कर दिया है। उर्दू शब्दावली यहाँ पे का प्रयोग हो रहा है। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यानी कवि अपनी प्रेयसी से कहता है, प्रेमिका से कहता है कि मुझमें तुम्हारे दुख का पूरा लिहाज है, मैं तुम्हारे प्रेम का पूरा सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे दुनिया का भी ध्यान रखना है। मुझे दुनिया का ध्यान रखना होता है। तुम्हारे प्रति मैं अपना प्रेम खुलकर प्रकट नहीं कर सकता, अतः वे अपने दर्द को सबसे छुपाकर मैं चुपके चुपके अकेले में तुम्हारे लिए रो लेता हूँ। यानी निजी प्रेम और समाज के द्वंद्व को बहुत कुशलता से व्यक्त किया है कवि ने। प्रेम का समाज नजरों से बच बचा कर रोना समाज की विडंबना पर व्यंग्य किया गया। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। फितरत का कायम है तब जुन अलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यानी कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी लेन देन की आदत का संतुलन चलता है। प्रेम में प्रेमी के प्रति जो जितना ज़्यादा स्वयं को समर्पित कर देता है, बदले में उसे उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होता है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। यानी स्वयं में प्रेम के प्रेमी को प्रति जितना भी ज़्यादा स्वयं को समर्पित कर देता है तो बदले में उसे उतना ही प्रेम अधिक मिलता है। ये प्रकृति का यह नियम है कि किसी चीज़ को पाने के लिए बराबर का मोल देना पड़ता है। यहाँ इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है। आबो ताब अस आर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेंतों की दमक है या हम मोती रोले। यानी कवि कहता है कि तुम मेरी शायरी की ऊपरी चमक धमक मत देखो, आबो ताबो असरार न पूछो, यानी चमक धमक मत देखो, मेरे काव्य के सुंदर भाव पक्ष को देखकर ही उसका मूल्यांकन करो। आप सहृदय पाठक है, समझदार समालोचक है। मेरे शेरों की सुंदरता का कारण उनसे अंतर्निहित भाव है। ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, यानी जिनमें मन की पीड़ा और टीस भरी है, मैंने अपनी आंखों से जो आंसुओं के मोती बरसाए हैं उनसे ही मेरे शेर सुंदर बने। यानी मेरे ये शेर है, कवि ने ये जो शेर लिखे हैं कि जिसने जो आंसुओं के मोती बरसाए हैं उनसे ही मेरे ये शेर सुंदर है। कवि की अनुभूति से काव्य स्वतः प्रकट होता है। उनकी विरह वेदना ही उनकी शायरी में व्यक्त हुई है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में ने रिंदों को, रात गए गर्दू में फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। यह कवि कहता है कि रात होने पर आकाश में फरिश्ते संसार के पापों का अध्याय खोल कर देखते हैं, तब हम शराब की महफिल में शराब पीकर गम गलत करते हैं और बार बार तेरी याद में संताने लगते हैं। रात गए गर्द में फरिश्ते बाबू गुनाह जग खोले हैं कि रात के सन्नाटे में शराब घर का चित्रण प्रिय के वियोग में अपना गम गलत करने के लिए रात भर शराब पीता है। तो ये यहाँ कवि ने इसका प्रयोग किया है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। बहुत ही अच्छी गज़ल है कि शायर फिराक अपनी बेहतरीन शायरी पर बलिहारी है।
उसको अपनी शायरी की बेहतरी पर आश्चर्य है। उसने गज़ल कहने की यह कला कैसे प्राप्त कर ली। फिराक मानते हैं कि उनकी गज़लें मीर की गज़लों की बराबरी कर रही हैं। मीर एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, तो शायर है वो, तो कह रहे हैं, फिराक मानते हैं कि उनकी गज़लें मीर की गज़लों की बराबरी कर रही है। उसकी इन गज़लों पर उर्दू के मशहूर गज़लकार और शायर मीर का भी प्रभाव है। उर्दू के मशहूर गज़लकार शायर मीर है, वो बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं, तो उनका भी इनकी गज़लों पर फिराक है। लोग फिराक कवि की प्रशंसा में प्राय यह कहा करते थे कि उनकी वाणी में प्रसिद्ध शायर मीर की मधुरता घुल गई है। कवि ने स्वयं अपने शेर में अपनी ही कविता की प्रशंसा की है। तो ये आप याद कर लेना।